सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 8वें अध्याय पर, जिसका नाम है गरीब कौन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गरीब कौन है। तो चलिए जानते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक जंगल में एक ऋषि कुटिया बनाकर रहते थे। ऋषि सदैव चिंतन मनन एवं ग्रंथ रचना में लीन रहते। मन में विशिष्ट प्रकार का भाव आने पर वे ग्रंथ की रचना करते। ठीक है, तो प्राचीन समय की बात है, जंगल में कौन रहते थे? एक ऋषि मुनि रहते थे। ठीक है, और वो हमेशा मेडिटेट करते थे, वो हमेशा चिंतन मनन करते थे। ठीक है, ग्रंथ रचना करते थे, और जब भी उनके मन में कुछ ना कुछ बात आती तो वो ग्रंथ की रचना करते। उनकी पत्नी सदैव उनकी सेवा में लगी रहती थी, तो उनकी जो पत्नी थी वो हमेशा उनकी सेवा करती रहती थी। सदा की सदा की भांति उस दिन भी ऋषि कुशासन पर बैठे हुए गंभीर मुद्रा में किसी ग्रंथ की रचना करने में तल्लीन थे। उनका प्रशस्त ललाट उनकी विद्वता की साक्षी दे रहा था। मुख पर अत्यंत ही सात्विक भाव दृष्टिगोचर हो रहा था। आयताकार भोजपत्र के पन्ने समीप ही बिखरे पड़े थे, जिस पर उनकी सुंदर लिखावट अंकित थी। तो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है कि कैसे वो अपनी लिखावट कर रहे थे, उनके बारे में बताया गया है, कैसे वो मेडिटेट करते समय दिखते हैं, बैठते हैं। ठीक है, कब दिन बीता, शाम हुई और रात का अंधकार भी आ गया, इसका उन्हें पता ही नहीं चला। चलता भी कैसे? अंधकार होने के पहले ही उनकी पत्नी ने दीपक जो जला दिया था। दीपक में अरंड का तेल समाप्त होने से पहले ही पूर्ण भर दिया जाता था। ठीक है, तो उन्हें ये भी नहीं पता चल पाता था कि कैसे दिन से अंधेरा हो गया। ठीक है, ये कैसे सुबह से एकदम शाम हो गई, कैसे नहीं पता चलता था, क्योंकि उनकी पत्नी जो है एकदम से दीपक लेकर आ जाती थी, और उसमें जब भी उन्हें लगता था कि तेल की कमी हो तो तेल डालती थी, ताकि उन्हें पता ना चल पाए। ठीक है, पूर्व दिशा में गगन मंच पर बाल अरुण की लालिमा अपना सौंदर्य बिखेरने लगी। पक्षियों का मन भावना कलरव भी होने लगा, लेकिन ऋषि ग्रंथ रचना में लगे रहे। ठीक है, तो मतलब ये सब चीजें चल रही थी नेचुरल फॉर्म में, पर ऋषि जो है वो एकदम लीन हो गए थे, वो अपनी ग्रंथ रचना करने में एकदम बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे, लगे रह रहे थे। चारों ओर निर्वता का वातावरण है, हल्की हल्की मंद एवं शीतल पवन चल रही है। कुटिया के बाहर केले के पौधे लगे हुए हैं, एक और कुछ हटकर तुलसी के पौधे लहरा रहे हैं। इन सब तथ्यों से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि यह तपोवन है। ठीक है, तो मतलब नेचर में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ऋषि जिस तपोवन में अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है कि यह किस राजा के राज्य की सीमा के अंतर्गत है। तो ऋषि जहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, उनको ये भी जानकारी नहीं है कि कौन से राज्य की सीमा के अंदर है ये। ठीक है, उन्हें जीवन की आवश्यकता भी नहीं है। आकाश ही उनकी छत है, पृथ्वी ही उनका बिछावन है। जंगल के जंगल के कंदमूल और खेतों में बचे अन्न कण ही उनका आहार है। जंगल के जीव जंतु ही उनका परिवार है। सरिता सरोवर और झरने से वे अपनी प्यास बुझाते हैं, फिर उन्हें अधिक जानने की आवश्यकता ही क्या है। वे निरपेक्ष भाव से अपनी दिनचर्या में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो मुनि है, ऋषि मुनि है, उनके लिए आकाश जो है वही उनका छत है। ठीक है, और पृथ्वी जो है वही उनका बिछावन है। ठीक है, और जंगल के जो भी खेत है, कंदमूल है, वही उनका अन्न है। ठीक है, जंगल के जो भी जीव जंतु है वो उनका परिवार है। ठीक है, और जो सरिता सरोवर झरने, उनसे वो अपनी प्यास को बुझाते हैं। ठीक है, तो उनको फिर किस बात की चिंता करनी है जब उनके पास ये सब चीजें हैं। ओके, जिस राज्य की सीमा में वह जिस राज्य की सीमा में यह तपोवन है, उसका शासक प्रजापालक है। प्रजा सुखी है और पूरी तरह निर्भय होकर रहती है। ठीक है, तो उसका जो शासक है वो प्रजापालक है, यानी कि जो प्रजा बोलेगी उनका वो अच्छे से पालन करते हैं, तो प्रजा एकदम अच्छे से रहती है, सुखी होकर रहती है। शासन व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। राज्य की न्याय व्यवस्था अत्यंत ही चुस्त दुरुस्त है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। हर हाथ को काम है और हर खेत में पानी, मतलब हर हाथ जो है वो काम कर रहा है, बिजी है, और हर खेत को पानी भी मिल रहा है। तो मतलब सभी प्रजा जो है खुश है। ठीक है, धरती सोना उगल रही है, ना कभी अनावृष्ट होती है और ना ही अतिवृष्ट। ना कोई गरीब है और ना ही कोई पीड़ित, सब और समरस है, कहीं भेदभाव नहीं है। प्रजा हर तरह से सुखी है, तो हर जगह से जो प्रजा है वो सुखी है, कोई भी भेदभाव नहीं है वहां पर।
इसके अतिरिक्त राजा सदैव अपने गुप्तचरों से पता लगाता रहता है कि राज्य में कहीं कोई गरीब ना हो। एक दिन एक गुप्तचर राजा को सूचना देता है कि जंगल में एक ऐसा ऋषि दंपति है जिसके पास मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव है। ताड़पत्र का बना हुआ एक छोटा सा आश्रम, एक नन्हा सा दीपक और पहनने के लिए नामात्र का वस्त्र तथा एक मृगशाला। वर्षा, शीत और धूप सहन करते करते उनकी त्वचा काली और कड़ी हो गई है। तो उसके बाद जो राजा है वो बोलते हैं कि जाओ और पता लगाओ कि मेरे राज्य में कोई गरीब तो नहीं है। फिर राजा के जो भी गुप्तचर है वो जाते हैं, फिर राजा को सूचना देते हैं कि यहाँ पर जंगल में एक ऋषि रहता है अपनी बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, ठीक है। और फिर वो बताता है कि कैसे वो किस हालत में रहता है। राजा का आदेश होता है कि पर्याप्त सामग्री लेकर आश्रम में पहुंचा दी जाए। आदेश का पालन होता है। अनुचर सामग्री लेकर आश्रम के द्वार पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तो राजा फिर क्या बोलते हैं कि जल्दी से सामग्री उन तक पहुंचा देनी चाहिए, ठीक है। फिर जो उनके अनुचर है वो आश्रम में जाते हैं, आश्रम के द्वार पर खड़े हो जाते हैं सामान लेकर। अनुचरों की हलचल से लेखन कार्य में लीन ऋषि का ध्यान भंग होता है। वे सरकंडे की बनी अपनी लेखनी एक और रख देते हैं और संकेत से उनके आने का कारण पूछते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ऋषि जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो उठते हैं, वो अपना जो पेन है, कलम है, वो साइड में रख देते हैं, उठ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। अनुचर सामग्री की ओर संकेत कर उनसे ग्रहण करने के लिए निवेदन करते हैं कि राजा ने भिजवाई है। वो बोलते हैं कि आप इसे ग्रहण कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए राजा ने भिजवाई है, ठीक है। फिर आगे ऋषि बुलंद स्वर में कहते हैं, जाओ इसे किसी गरीब को दे दो। फिर वे लिखने में तल्लीन हो जाते हैं, बोलते कि जाओ किसी गरीब को दे दो, और फिर से वो लिखने में बिजी हो जाते हैं। अनुचर लौट आते हैं और राजा से सारी बात बताते हैं। राजा मंत्री से अपना परामर्श देने को कहता है। मंत्री कहता है, हे राजन दाता, स्वयं न जाकर अनुचरों को भेजे तो ग्रहण करने वाला अपना अपमान समझता है। राजा मंत्री का संकेत समझ जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि राजा अपने मंत्री से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऋषि ने ऐसे मेरे अनुचरों को वापस क्यों भेज दिया, ठीक है। तो बोलते हैं कि अगर आप स्वयं जाओ तो शायद आपसे वो ले ले, ठीक है। दूसरे दिन राजा अपने मंत्रियों, अनुचरों एवं अंगरक्षकों के साथ प्राप्त सामान लेकर ऋषि दंपति के पास पहुंचता है। शोर सुनकर ऋषि का ध्यान भंग होता है। पहले की तरह ही वह आने का कारण पूछते हैं, ठीक है। तो अब दूसरे दिन क्या होता है, राजा अपने सभी जो भी उनके अनुचर है, जो भी उनके गार्ड्स है, उनके साथ वो आते हैं, ठीक है। और फिर से ऋषि जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर ऋषि उठते हैं, फिर बोलते हैं कि आपके आने का क्या कारण है, ठीक है। राजा आगे आकर विनम्र स्वर में कहता है, महात्मान, जिस कुटिया में आप रहते हैं वह मेरे राज्य की सीमा में है। मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं कुछ सामग्री आपकी सेवा में लाया हूँ, इसे स्वीकार कर मुझे उपकृत करे। तो यहाँ पर अब राजा बोलते हैं कि जिस राज्य में आप रह रहे हो, जिस जगह में आप रह रहे हो, वो मेरे ही राज्य का हिस्सा है और मैं आपके लिए कुछ सामान लेके आया हूँ, तो इसे आप ग्रहण कीजिए, ठीक है। लेकिन ऋषि कल की भांति ही आज भी कहता है, मैंने कल ही कह दिया था कि इसे किसी गरीब को दे दो। मैंने कल ही बोल दिया था कि इसे किसी गरीब को दे दो। ऋषि के ये शब्द राजा को कटु नहीं अपितु अभिमान से भरे प्रतीत होते हैं। उसे आवेश आ जाता है। वह ऋषि से कहता है, क्षमा कीजिए, हमारे राज्य में आपके अतिरिक्त कोई गरीब नहीं है। यही समझकर आपकी सेवा में यह सामग्री लाया हूँ। यदि आप इसी भांति दीनहीन अवस्था में रहना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कहकर राजा सामग्री के साथ लौट आता है। तो अब राजा जो है उन्हें बुरा लगता है, ठीक है। वो बोलते हैं कि ये सामान तो मैं आपके लिए लाया था क्योंकि मेरे राज्य में जो गरीब है वो आप ही है, ठीक है। और अगर आप सोचते हैं कि इसे किसी और को दे देना चाहिए तो ठीक है, इसी में ही भलाई है। और फिर वो वहां से लौट जाते हैं। राजा लौट आता है लेकिन चिंता उसे घेर लेती है। उसे चिंतित देख रानी कारण बताने का आग्रह करती है तो वह सारी बात बता देता है। रानी सुनती है और फिर करुणापूर्ण वाणी में कहती है, राजन, आपने यह अच्छा नहीं किया। शायद आप इस असाधारण पुरुष को नहीं जानते। वे महान शिव भक्त है। तो यहाँ पर अब राजा की जो पत्नी है वो जब उनसे पूछती है कि क्या हुआ है, तो राजा जब रानी को अच्छे से बताते हैं, ठीक है, तो रानी बोलती है कि आपने ये सही नहीं किया क्योंकि जो महान पुरुष है जिनसे आपने बात की है वो एक शिव भक्त है,
ठीक है। खेतों में से बचे कण चुनकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इसलिए उनका नाम कणाद पड़ा। ठीक है, तो खेतों में से ही अपना जीवन वो व्यतीत करते हैं, खेतों में से जो उन्हें मिल जाता है उसी को वो ग्रहण कर लेते हैं, तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? कणाद पड़ा। आपने यह एक बार भी नहीं सोचा कि किसे दान देने जा रहे हैं। आपका सौभाग्य अच्छा था कि उन्होंने आपको श्राप नहीं दिया। तो आपका सौभाग्य तो सही था कि उन्होंने आपको श्राप नहीं दिया। तुरंत वहां जाकर आप महर्षि से क्षमा याचना कीजिए, विलंब ना कीजिए महाराज। तो यहाँ पर होते कि तुरंत आप जाइए और उनसे क्षमा मांगिए। ठीक है। अर्धयात्री का निस्तब्ध वातावरण और महर्षि कणाद की कुटिया। राजा ऋषि को प्रणाम करता है और सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। महर्षि की दृष्टि राजा पर पड़ती है। राजा क्षमा याचना करता हुआ कहता है, महर्षि, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है, मैं आपके विषय में नहीं जानता था। तब महर्षि सहज भाव से कहते हैं, मैं आपके राज्य में रहता हूँ, लेकिन मैं कभी आपके पास नहीं गया। आप ही आधी रात तो मेरे पास आए हैं, अब बताइए गरीब कौन है? ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, राजा जो है वो जाते हैं ऋषि के पास, आधी रात को जाते हैं। ठीक है, राजा ऋषि के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आप महान ऋषि हो। ठीक है, फिर उनसे वो माफी मांगते हैं। ओके, उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई। ठीक है, और मैं आपके विषय में बिल्कुल नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था कि आप कौन हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो महर्षि है वो सहज भाव से बोलते हैं कि मैं आपके राज्य में ही रहता हूँ, लेकिन मैं कभी आपके पास नहीं आया, मैं कभी भी आपके पास नहीं आया, पर ये देखिए कि आप मेरे पास आए हो। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि गरीब कौन है? ओके, आप हो या मैं हूँ? ठीक है, तो इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है, कभी भी अपने को बड़ा तथा दूसरों को छोटा मत समझिए, सभी प्राणी एक समान हैं। ठीक है, तो कभी भी आप अपने को बड़ा या फिर दूसरे को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सभी जो प्राणी हैं वो एक जैसे ही है, एक समान है। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है। इसमें कई बात को आपको ध्यान में रखना है और इसका एक्सरसाइज भी पूरा करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।